हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज वज्र गुणनखंड विधि। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पढ़ा था। आज पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी दो रैखिक समीकरण निकाय, जैसा कि जानते हैं आप लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे दो निकाय समीकरण दिए हैं और इसमें देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा है कोई कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए आलेखीय अगर निरूपण की बात करें तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। मतलब एक दूसरे को ग्राफ पे कहीं ना कहीं, ये जो भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग उस पे ये रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही होंगी। ठीक है। फिर साथ ही साथ में ऐसी रेखाओं का केवल एक हल होता है। ठीक है। केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इससे क्या मतलब है, अगर x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है तो इसका मतलब x बराबर 2 पे ही आंसर आएगा, ना कि x बराबर -2 पे भी आएगा, x बराबर 3 पे भी आएगा। ऐसे मतलब अदर किसी वैल्यू पे आंसर नहीं आपका आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। इसको पहली कंडीशन है ये। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे कि अद्वितीय हल के लिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहली जो कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन अगर देखें, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए सेकेंड कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आपको दी है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो इस टाइप की रेखाएं बच्चों होती हैं समपाती। ठीक है। समपाती रेखाएं ये होती हैं। पहली कंडीशन इसमें क्या था, प्रतिच्छेदी होती हैं, और ये होती हैं आपकी समपाती। और साथ ही साथ में इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसकी कि अनंत हल के लिए क्या शर्तें होती हैं। फिर नेक्स्ट एक कंडीशन और होती है थर्ड कंडीशन की बात करें तो एक कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है। ये कंडीशन होती है थर्ड। इसमें क्या होता है, ये रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है। इस कंडीशन के लिए ये होता है समांतर रेखाएं। और साथ ही साथ में इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है। कोई हल नहीं, इसको लिख लेंगे, कोई हल नहीं। मतलब क्या, इसका आप लोग सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। जब भी ये कंडीशन आ जाएगी बस आप आंसर वहाँ पे लिख के छोड़ देंगे कि इसका कोई भी हल नहीं है। तो इस टाइप से देखिए ये बनती है तीन कंडीशन, पहली, दूसरी और ये बनती है तीसरी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वज्र गुणनखंड विधि की तरफ। अब देखिए वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है उसको समझेंगे। तो देखिए यदि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यदि इस टाइप से दो रेखाएं दी हैं तो वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड
वज्रगुणनखंड विधि क्या होती है समझेंगे अच्छे से। देखिए इसका एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं समझेंगे। तो x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। फिर y बराबर अगर देखें तो y बराबर होता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। नीचे की जो कंडीशंस होती हैं a1b2 माइनस a2b1 और a1b2 माइनस a2b1 कोई चेंजेस नहीं होता है, बस ऊपर चेंजेस होता है थोड़ा सा b1c2 माइनस b2c1 फिर c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है किसका, वज्र गुणनखंड विधि का। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, बस इसी में आपको मान रख के सॉल्व कर लेना है। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रतिस्थापन और विलोपन से भी लगा लेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है। विलोपन से भी इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि साथ में प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। और फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन पहला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका क्योंकि 30% सिलेबस कम होने के बाद ये चैप्टर्स कुछ और ये टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा, संभावना 100% की है। तो एक्सरसाइज 3.5 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, इसके अतिरिक्त अपरिमित रूप से अनेक हल अद्वितीय हल की स्थिति उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दिया हुआ है 3x माइनस 9y इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है और इसमें चेक करेंगे कि इसके जो हल हैं वो क्या हैं। तो कंडीशन देखिए आप वही चीज़ है अपनी इसमें कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए a1 a2 कहाँ से निकलेंगे, तो इस समीकरण से निकालेंगे। a1 बराबर कितना आएगा आपका 1, b1 कितना आएगा, b1 आएगा -3 और c1 कितना आएगा। अब देखिए c1 यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तब c1 की वैल्यू लिखेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक। फिर a2 कितना आएगा, a2 आएगा यहाँ से 3, b2 कितना आएगा -9 और c2 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब चेक करते हैं अपनी कंडीशंस को। तो चलिए कंडीशन चेक करते हैं। तो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 कंडीशन में रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए a1/a2 1/3 इक्वल टू b1/b2 -3/-9 इक्वल टू c1/c2 मतलब 3/2। अब बच्चों इसमें समझो यहाँ से देखिए माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो 1/3 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू बराबर है किसके, b1/b2। ये देखिए दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन ये दोनों वैल्यू जो हैं ये क्या है, ये नॉट इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जा रही है, ठीक है, कि a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन किस में थी आपकी, फटाफट कॉपी में देखिए आप लोग कि ऐसे रेखा युग्म का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे रेखा युग्म का कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशंस को देखेंगे तो देखिए कितना दिया हुआ है
कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप समझ गए होंगे कि इसका कोई हल नहीं होता है। अभी पीछे हम लोगों ने इस फॉर्मूले का डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या था, कोई हल नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, जिसमें कोई हल निकलेगा या अनंत हल निकलेंगे उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बजरंग विधि से। अब इसमें चेक करते तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 1 और C1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 2 और C2 की वैल्यू कितनी है 8। चलिए कंडीशन स्टार्ट करते हैं। तो A1/A2, अब देखिए A1/A2 कितना आएगा 2/3 इक्वल टू B1/B2 कितना आएगा 1/2 और कितना आएगा 5/8। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग की जो कंडीशन दी है ये नॉट इक्वल टू आ रही है। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 जब वैल्यू सेम नहीं मिलती है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं C1/C2 से कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमको फंक्शन मिल चुका है, ठीक है, तो आगे हम लोग C1/C2 से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बन गया, जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 बन जाता है तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है हल, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, क्या होता है अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का मतलब ये होता है कि इसका एक कोई निश्चित हल होगा। ठीक है, और जब इसका निश्चित हल होगा तो हम लोग अपने फॉर्मूले में चलते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो चलिए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं फिर भी। तो देखिए फार्मूला हमारा था x इक्वल टू कितना था फार्मूला हमारा, x इक्वल टू B1C2 तो x इक्वल टू B1C2। यहाँ से देखिए इसमें से थोड़ा मान निकालना सिखा देते हैं, कैसे मान निकाला जाता है। x इक्वल टू इसकी गुणा आप इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा B1C2, क्योंकि ऐसे मान निकाल के आप लोग फटाफट आसानी से लिख सकते हैं। तो B1C2 कितना हो जाएगा 8 × 8, ठीक, माइनस फिर कितना होता है B2C1, ठीक है, और B2C1 कितना आएगा 5 दूना 10 अपॉन कितना आएगा, अपॉन में फॉर्मूला होता था A1B2, तो A1B2 और A2B1 इसकी गुणा इससे कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और इधर हो जाएगा 3 1 जा 3। तो इसका आंसर कितना आएगा -2/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 2। ठीक, फिर y इक्वल टू चेक करते हैं। तो y इक्वल टू कितना आएगा, तो y इक्वल टू होता है C1A2। अब समझने वाली बात है C1A2, यहाँ से कंडीशन चलती है थोड़ी उल्टा, C1A2, तो C1A2 कितना हो गया 5 3 15, ये हो जाएंगे 15 माइनस फिर कितना है C2A1, तो यहाँ देखिए 8 है और A1 कितना 2, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और नीचे तो वही जानते कितना आना है 2 - 3 ही आना है। ठीक, तो देखिए कितना आएगा, तो देखिए इसका आंसर आएगा -1/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वज्रगुणनखंड विधि से हम लोग जो मान लिखेंगे इससे कैसे आंसर निकालते हैं हम लोग ये सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 5y। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x - 5y इक्वल टू 20।
3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और दिया हुआ है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। अगर ये मान इस टाइप से समीकरण नहीं भी दिया है तब भी आप इसको ये समीकरण ऐसा बना लेंगे, ठीक है। आप चलिए शुरू करते हैं। तो a1 कितना दिया है हमारा 3 और b1 कितना दिया है -5, c1 कितना दिया है 20, a2 कितना दिया हुआ है 6, b2 कितना दिया है -10 और c2 कितना दिया है 40, ठीक। आप चेक करते हैं अपनी कंडीशन। तो देखिए कंडीशन जब चेक करेंगे तो a1/a2 3/6 इक्वल टू -5/10 इक्वल टू 20/40। अब कितना आएगा 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, सॉरी माइनस के 5 2 जा 10, 20 1 जा 20। तो कंडीशन कितनी आई 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे बच्चों देखिए जब तीनों कंडीशन बराबर हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं इसका हल कितना आएगा, अनंत हल आएगा। कितना आएगा, अनंत हल, ठीक। अनंत हल जब अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण जो दिए हैं 2x + 3y इक्वल टू 7, 2x + 3y इक्वल टू 7 और ये दिया हुआ है a - b x प्लस a + b y इक्वल टू 3a + b - 2, ये दिया है हमारा क्वेश्चन। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें करना है आपको अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अपनी कंडीशंस पहले चेक कर लेते हैं कि
A1/A2 कितना आएगा। अब देखिए यहाँ से A1 की वैल्यू 2 आएगी, A2 की कितनी आएगी A-B। तो इसको समझ जाते हैं, तो लिखते हैं हम लोग 2/A-B। फिर कितना आएगा बच्चों 3/A+B आएगा। फिर बच्चों कितना आएगा 7/3A+B-2। और अपरिमित हल हैं यानी कि अनंत हल हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी कंडीशन यही बनेगी हम लोगों की, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करके समीकरण बना लेते हैं हम लोग। कोई भी दो को लेके हल करेंगे, दो को लेके, ठीक। तो इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं और इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2A, इसका इधर 2A+2B = 3A-3B। एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो देखिए A को इधर लाएंगे A और B को उधर ले जाएंगे तो माइनस, यहाँ पे देखिए -A बचेगा, सॉरी, और ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस के बचेंगे 5B और =0। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और फिर सेकंड की जब बात करेंगे तो इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9A+3B-6 और =7A+7B, ठीक है। अब बच्चों एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2A, क्योंकि इसको इधर लाएंगे, ठीक है, और 3B इधर घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 4B -4B बच्चों कितना हो जाएगा 6। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन चुका है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं और A B का मान भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A दिया हुआ है, यहाँ 2A है, तो इसमें 2 का गुणा करके, अब देखिए इसको वही विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करके लाते हैं तो ये बन जाएंगे -2A + 10B = 0, ठीक है, 10B, सॉरी। अब देखिए सीधे शर्त लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 6B = 6, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बन जाएगा बच्चों B = 1 मिल जाएगा। और B = जब 1 हमको मिल चुका है तो हम लोग यहाँ पे मान रख के निकाल सकते हैं A का मान। तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। तो -A + 5 × 1 = 0, तो A = बच्चों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से देखिए A और B का मान हम लोगों ने इसमें फाइंड कर लिया। तो A B के मान के लिए इस समीकरण के अपरिमित हल हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है K के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन लगा के आप इसी टाइप से दोनों समीकरण बना लेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। आप किसको अधिकतम उपयुक्त मानते हैं। तो सबसे पहली बात, उपयुक्त मानने वाली बात में अगर विलोपन विधि देखा जाए सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पे केवल प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि दी है तो आप वज्र गुणनखंड विधि को दीजिए, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि केवल फार्मूला बेस्ड है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, समीकरण के रूप में एडजस्ट कर लेते हैं। तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। वैल्यू बना लेते हैं। तो a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू माइनस 9, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू b2 कितना आएगा, b2 आएगा हमारा 2 और c2 कितना आएगा बच्चों माइनस 4। अब देखिए तो कह रहा है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। तो देखिए प्रतिस्थापन तो आप लोग लगाएंगे और वज्र गुणनखंड विधि हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फार्मूले के हिसाब से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू b1c2। देखिए पहला जो होता है क्या होता है b1c2, तो कितने हो जाएंगे 5 चुक्कू 20 माइनस 20, फिर कितना होता है b2c1। b2c1 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अपॉन कितना होता है a1 b2 a2 b1, तो 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। तो ऊपर बच्चों कितना आएगा माइनस 2/1 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा -2, ठीक। ये आसानी से आ गया। नेक्स्ट अगर वैल्यू निकालने की इसकी y की, तो y की तरफ बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा c1a2 तो 9 तियाँ 27 हो जाएगा। फिर बच्चों होता है c1a2 c2a1, तो 8 चौके देखिए यहाँ 4 यहाँ 8 8 चौके 32 प्लस के 32 हो जाएंगे। और अपॉन में तो जानते हैं सेम वही 1 ही आना है आपका। तो y इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 32 में से 27 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। तो वैल्यू आ गई हमारी y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2, ठीक है। ये देखिए आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। आप लोग उस फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे वज्र गुणनखंड विधि का, और काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन केवल फार्मूला बेस्ड है और वज्र गुणनखंड विधि सबसे सरल है, क्योंकि इसमें केवल आपको फार्मूला याद करना पड़ता है और फार्मूले के हिसाब से आंसर आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं। तो कह रहा है कि एक छात्रावास में 4 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो उसके लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बच्चों समझिए, तो छात्रावास का एक नियत मूल्य होगा पहले, ठीक है। छात्रावास का नियत मूल्य, छात्रावास का नियत मूल्य x रुपये मान लेते बच्चों, ठीक है। और प्रतिदिन भोजन का वे तो प्रतिदिन भोजन का कितना आएगा बच्चों y रुपये। अब निकालते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, ठीक। तो ए छात्र के लिए, किसके लिए, जो छात्र ए है इसके लिए निकालेंगे। तो देखिए एक नियत छात्रावास का तो सेम रहेगा x रुपये, और साथ ही साथ में कितने दिन उसने
खाना खाया है 20 दिन के लिए, तो 20 दिन के लिए भोजन का कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, इक्वल टू कितना रुपया आता है तब, 1000 रुपये आता है तब। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा बच्चों। फिर बात करें छात्र बी की, अगर छात्र बी की बात करें तो वो उसने भी देखिए एक्स दिन तो छात्रावास का किराया रहेगा, साथ में उसने 26 दिन खाना खाया तो 26y, तब उसने कितने रुपए पे किए हैं, 1180 रुपये। तो ये हमारे बन जाते हैं 2 समीकरण। अब इसको आप चाहे प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए या फिर वज्रगुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, लेकिन इसका जो इसमें चल रहा है इस टाइम, तो उसमें तो चल रहा है सेम वाला कंडीशन वज्रगुणनखंड विधि से, तो आप लोग सॉल्व करिए, लेकिन इसमें पर्टिकुलर कहीं भी नहीं लिखा है कि आप इनका इसी विधि से हल कीजिए। तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बताया था विलोपन विधि सबसे आसान विधि है, और जहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा हम लोग फटाफट यही विधि लगाएंगे। बाकी आप लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 लगा के वज्रगुणनखंड विधि वाले फॉर्मूले में रख के आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे विलोपन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने शर्त लगाई है घटाने पर। ठीक, जब घटाने पर शर्त लगाएंगे तो यही बनेगा। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने लगाया क्योंकि आसान हमको मिल रहा था इसलिए। तो यहाँ बचेगा बच्चों कितना, 6y, और यहाँ कितना मिल रहा है, 180 मिल जाएगा। ठीक है, 180 माइनस में ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 30 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसका मान रख देते हैं तो y का, तो निकाल लेंगे अदर जो भी मान पूछ रहा है। तो देखिए x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो कितना हो जाएगा, 400। x इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर अगला सेकंड पार्ट इसी का देखें तो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 जोड़ा जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 घटाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही तो आप लोग हमको बताएंगे, और तब क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बताइएगा, तो हम इसका सोल्यूशन देंगे इसका। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का कोई जो भी सोल्यूशन आएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। ठीक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू।